तो तुम सुनती नहीं हो बात। बेटा अब इस वक्त क्या जरूरत थी बर्फ में घूमने की? देखो तो फिर तुम्हें दमे का अटैक हो गया। मेरे अंदर बड़ी तकलीफ थी बाबा। बेटा अब तुम्हारी ये तकलीफ मुझसे नहीं देखी जा रही। रेशम देखो तो शायद डॉक्टर साहब आ गए। जल्दी जाओ, उन्हें भाग के बुला के लाओ। जल्दी करो, जल्दी जाओ। बाबा जाजिब नहीं आएंगे ना आज? बेटा अब उसका जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए। तुम समझो, अपने आप को संभालो बेटा। सरदार साहब, मैं तो यही कहूंगी कि आपने फैसला करने में बहुत जल्दी की। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जहां ज़ेब का असल चेहरा देख लेने के बावजूद मुझे उसे फहमी के लिए कबूल कर लेना चाहिए था? अब ये फैसला कौन करेगा कि उसका असल चेहरा कौन सा है? वो जो आपने देखा, या वो जिसे देखकर फहमी की ये हालत हो गई? मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा फहमी आओ। भाई तुम्हारे बगैर तो हमारे इस घर में कोई सुनता भी नहीं है। देखो चाय भी नहीं आई अभी तक। मैं भी मंगवाती हूँ आपके लिए चाय। नहीं नहीं फहमी, तुम चाय को छोड़ो, बैठो। आओ बैठो। इस वक्त मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बातें करनी। भाई छुट्टियां गुजारनी मुश्किल हो रही हैं। मैं यही सोचकर आ गई कि तुम भी बोर हो रही होगी। बोर? मेरी बोरियत तो छुट्टियां खत्म होने के बाद भी कायम रहेगी। बाबा जाजिब नहीं आए ना? शाम की चाय का वक्त भी हो गया, नहीं आए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं अभी अपना इनहेलर लेकर आती हूँ। एक मिनट। सरदार साहब, लगता है जहां ज़ेब फहमी की कमजोरी है। और फहमी मेरी कमजोरी है। फहमी की खातिर मैंने पहली ही बार जहां ज़ेब का असल चेहरा देख लेने के बावजूद उसे कबूल कर लिया था। उस वक्त भी फहमी ही की मोहब्बत धुंध बनकर मेरी आंखों के सामने फैल गई थी। मैंने सोचा था कि शायद इस तरह मैं उसे उस सूली पर लटकने से बचा लूंगा जिस पर हर जुमेरात साईं जी की चौकी पर बैठी हुई ज़ैनब लटकी रहती है। लेकिन मैंने तो उसे अनजाने में उससे भी बड़े आसेब के हवाले कर दिया। जीवन के रास्ते पर चलते बुनते बुनते ख्वाब सुहाने, अपने शहजादे से पूछा अब क्या दिन क्या रातें होंगी, कोसों कोसा जैसे दिन होंगे, या पागल बरसाते होंगे। तब वो शहजादा यूं बोला, जो होना है जान वो होगा, मुस्तक़बिल पर किसका बस है, मुस्तक़बिल को किसने देखा, जो होना है जान वो होगा, जो होना है जान
मैं उधर तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ हो। फहमी, इस तरह बंद कमरे में मत रहा करो, बाहर निकलकर आसपास की दुनिया भी देखा करो। आसपास की दुनिया? मैंने तो बाहर की दुनिया में आंख खोली थी इसकी चाप सुनकर। मैंने इसकी एक आवाज पर बाहर की दुनिया के सारे रंग देखने शुरू कर दिए थे मैडम। लेकिन पता नहीं वो आवाज फिर कहाँ चली गई। सही है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये दिल की दुनिया भी वाकई बहुत अजीब दुनिया होती है। हाँ, कभी कभी तो इस दिल की दुनिया के दरवाजों पर सदियों तक धूल जमी रहती है। हर आवाज इसके सन्नाटों में डूब जाती है। और कभी कभी तो किसी की महक में लिपटी हुई हवा पास से गुजर भी जाए तो आँख खुल जाती है। आन की आन में दिल के अंदर आवाजों का और ख्वाहिशों का एक शहर आबाद हो जाता है। फहमी, मैंने तुम्हारे बाबा के साथ बात की थी। मेरा ख्याल है शायद वो भी ठीक ही कहते हैं। हाँ, बाबा भी ठीक ही कहते हैं। मैंने कब कहा कि वो गलत कह रहे हैं? दरअसल ये ठीक और गलत के सिक्के उस बस्ती में नहीं चलते। मैं जानती हूँ जहाज़ेब में बहुत सी कोताहियां, बहुत सी गलतियां, लेकिन जब किसी से मोहब्बत की जाती है ना, तो उसकी सब कोताहियों समेत उसे कबूल कर लिया जाता है। आप देखिए ना, अगर जहाज़ेब ऐसे ना होते जैसे वो है, और मैं भी ऐसी ना होती जैसी मैं हूं, तो शायद हम एक दूसरे के करीब भी ना आ पाते। अगर तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे तो फिर ये सब क्यों हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये सब उसकी वजह से हुआ है। ये सब उस डायन की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मेरे अंदर फूटने वाली खुशी भी नामुकम्मल रह गई। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने तो अभी सपने देखने शुरू ही किए थे मैडम। उसकी वजह से हुआ है सब, उसकी वजह से। वे तुम तो कैलेंडर इस तरह देख रही हो जैसे दिन गिन रही हो। मैं वाकई दिन गिन रही हूँ फॉर द फाइनल एक्शन, उस काम के लिए जो आखिर एक दिन होना है। यकीन जानो, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत का कायल हो चुका हूँ कि जमीन के बगैर भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ रही। साथ तो उस वक्त छोड़ा जाता है जब कोई दिलचस्पी ना हो, और मुझे तो तुम्हें अपने साथ रखना है, आगे बढ़ने के लिए और वहां तक ले जाने के लिए जहां मेरी कोई मजबूरी ना रहे। मजबूरी? जनाब, मजबूरी नहीं रहेगी। मैं तो बस तुम्हारे फैसले का मुंतजिर हूं, या यूं समझो कि रेफरी की घंटी का इंतजार कर रहा हूं। बच जाएगी,
घंटी के बजने में भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। ये इंस्पेक्टर नजर आते ही फोन पर इस तरह पल पड़ा लगता है अब किसी के पास भी वक्त नहीं। औरों के पास वक्त हो तब भी अब तुम्हें और वक्त नहीं मिल सकता। अब तो फंदा गर्दन तक आ चुका है। फंदा, और फंदा इतना खूबसूरत हो तो सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, हमारे साहब कैसे आना हुआ? मुझे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी इजाज़त के बगैर टेलीफोन इस्तेमाल किया। असल में एक इमरजेंसी ऐसी है जी बस। अरे पुलिस की इमरजेंसी का मतलब होता है किसी न किसी की शामत। कहिए आज फिर किसकी शामत आई हुई है? आज तो जी मेरी अपनी ही शामत आमाल ने मुझे घेरा हुआ है। असल में शान कल से गायब है। हर जगह उसे तलाश किया है मैंने, कहीं उसका कोई था कोई पता नहीं। अभी फ़ोन इसीलिए कर रहा था मैं थाने के, शायद मेरी अदम मौजूदगी में कोई इत्तला आई हो। कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब इसमें परेशानी की क्या बात है? जवान लड़का है, दोस्तों के साथ बैठा होगा कहीं। मुझे फर्दन फर्दन उसके तमाम दोस्तों के पास मैं खुद गया हूं, लेकिन सब ने लाइल्मी का इजहार किया है। उसकी मां बहुत परेशान है। मैं बाप हूं, मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं जी कि कहीं दादू के हत्थे न चढ़ गया हो वो। दादू? लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैंने सुना है कि वो आजकल यहां से गायब है, और फिर उसके साथ शान की वजह से एक बार जो कुछ हो चुका है, मेरे ख्याल में उसके बाद उसको ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन शान गया कहां फिर? मैं जी उसकी मां को कैसे तसल्ली दूं बीबी जी, ये बताओ। अच्छा ये बताइए, इन दिनों उसके साथ किसी की लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई? इस उम्र में छोटा मोटा झगड़ा। एक्सक्यूज मी, मैं जरा टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्योर। हाँ महबूब, वो एएसआई साहब से कहो कि कुछ नफरी लेके ना उस लड़के के दफ्तर पहुंच जाएं और उसको बिठा लाएं। क्या नाम है उसका? ओए वही ना, शान के साथ जिसका थाने में झगड़ा हुआ था। ओए हाँ हाँ, सेठ साहब के कत्ल वाला। हाँ क्या नाम है उसका? हाँ तौकीर। इसी वक्त फौरन। माफी चाहता हूं, ये तो मेरे ज़हन में था ही नहीं ये पॉइंट। तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे इंस्पेक्टर साहब का शक गलत नहीं हो सकता। जो शख्स एक कत्ल कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। नहीं, वो नहीं कर सकता। नानी अम्मा ने तो मुझे खुद बताया था कि वो शहर छोड़ के जा रहा है। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था। अगर वो जमीन के साथ में पर्दे में भी हुआ ना, तो मैं उसे निकाल लाऊंगा। शुक्रिया। पार्टनर, तुम क्यों परेशान होती हो? अब क्यों सोचो में गुम हो? उस पर तुमने कोई कम सितम नहीं तोड़े। वो जिस दिन से जेल से वापस आया था, तुमसे बात करने के लिए तरस रहा था। उस पर तो जो गुजर गई होगी सो गुजर गई होगी, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा दुखी उसे उस दिन देखा जब वो मुझे बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से आरफा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मैं तो उसे सिर्फ इस लड़ाई से बाहर रखने की कोशिश कर रही थी जो उसकी लड़ाई नहीं है, जिसमें उसे सिर्फ मेरी वजह से घसीटा जा रहा है। आखिर उसका क्या कसूर है? वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए, आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया? आपने तो मुझे तौकीर साहब की जमानत का केस भी नहीं लड़ने दिया, और ख़ास तौर पर लाहौर से बैरिस्टर बुलवाया ताकि कोई ये ना जान सके कि आप तौकीर साहब के साथ हैं। अब इन बातों का वक्त नहीं है वकील साहब। आप प्लीज फौरन पुलिस स्टेशन जाएं और आपसे जो कुछ हो सकता है वो आप करें।
लेकिन तौकीर के साथ ये ज्यादती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन तौकीर साहब इस वक्त हैं कहाँ? मेरा ख्याल है वो थाने में ही होगा। बुलाओ मुहर्रिर को, बुलाओ उसे, कहो कि मेरी रिपोर्ट लिखे, लिखिएगा तुम्हारे इंस्पेक्टर ने मेरे बेटे का खून किया, मेरे शान को मार डाला है उसने। मुझे तो खुद बड़ा दुख लगा शानका जी। अल्लाह ताला के काम में कौन दखल दे सकता है जी। आप घर चलें जी, इंस्पेक्टर साहब भी आ ही रहे हैं जी। आता है तो आए, क्या उसके आ जाने से मेरा शान जिंदा वापस आ जाएगा? आप कहें, इनको कहें ना मेरी रिपोर्ट लिखे। बड़ा पुलिस वाला बनता है, इसके होते हुए मेरे शान को कत्ल कर दिया गया, मेरे शान को मार दिया गया। इसने कत्ल किया है मेरे शान को, इसने कत्ल किया है मेरे शान को। तुम यहाँ हो, शान की मुझे कफन में लिपटी हुई दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो महबूब, ले चलो इनको, चलो। तुमने कत्ल किया है मेरे शान को, तुमने मारा है उसे, तुमने कत्ल किया है मेरे शान को, तुमने मारा है उसे। आपको भी पता चल गया है? इंस्पेक्टर साहब, बहुत अफसोस हुआ। मुझे सब कुछ यहाँ ये आकर पता चला था। मैं तो यहाँ पर इनकी जमानत कराने आया था। इनकी जमानत ये हिरासत में नहीं है। इन्होंने तो मेरी मदद की है, वरना मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इस्लामाबाद जाकर अपने बेटे की लाश लेकर आता। बड़ा एहसान है इनका मुझ पर, बड़ा एहसान है। लेकिन हमें तो पता चला था कि शायद किसी शक की बुनियाद पर आपने कराची जाने से भी इनको रोक दिया था। वो ठीक है, मैंने रोका था, लेकिन पुलिस पार्टी के साथ जब ये आए हैं तो इनके आने से पहले मुझ पर इत्तला पहुंच गई थी कि मेरा बेटा शान अपनी आखिरी लड़ाई हार कर इस दुनिया से। चलें तौकीर साहब, मिस शेख आपका इंतजार कर रही हैं। अब गुस्सा तो कुछ कम कर लो। अरे छोड़े नानी अम्मा, हमारे गुस्से से भला क्या फर्क पड़ता है। वैसे आपकी नवासी भी बड़ी अजीब चीज है। उसके सामने जाऊं तो ऐसे लगता है जैसे मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं, और जब उसकी मर्जी होती है तो वकील साहब को भेज देती है मेरा केस लड़ने के लिए। और मजे की बात तो यह है कि आज केक काटने बैठी है मेरी रिहाई की खुशी में। तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे। मैं उससे अच्छी तरह समझ गया हूं नानी अम्मा, लेकिन एक बात आप भी उसे साफ साफ बता दीजिए। मैं उससे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैं कोई मोम की नाक नहीं जिसे वो जब चाहे जहां चाहे मोड़ ले। हेलो हेलो, अरे ये तो बंद कर गया। नानी अम्मा, इसे क्या हो गया है? हम तो एक दूसरे की खामोशी के मायने भी समझ आया करते थे। मैंने तो जो भी एहतियात किए वो इसी की खातिर किए, बल्कि जब मुझे पता चला कि ये मुश्किल में है तो मैं वो सारी एहतियात भूलकर खुद खतरे के सामने आ गई। अरे सब ठीक हो जाएगा, आओ चलो केक काटो तुम। नानी अम्मा, छुरी लाना तो मैं भूल गई, मैं अभी छुरी लेके आती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं अभी लाई। हेलो, आप? आज मुझे होटल में पता चला कि कोई खास केक आया है।
है तो वाकई खास। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी के मौके पर मैं भी शरीक हो जाऊं। नानी अम्मा दरअसल अपनी खुशी के मौके पर सिर्फ मुझे ही शरीक किया करती है। जनाब, अब उन्हें तीसरे आदमी को शरीक करने की आदत भी डाल लेनी चाहिए। कहो तो मैं अभी बात कर लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं। दरअसल जब भी कोई ऐसी बात होती है तो उन्हें तौकीर याद आ जाता है। पिछले दिनों से तो बहुत इशरार कर रही हैं कि मुझे तौकीर के साथ शादी में और देर नहीं करनी चाहिए। तौकीर के साथ शादी? लेकिन तो मैं क्या कहूँगी नानी अम्मा से कि तुम एक बीवी की मौजूदगी में उनकी नवासी के साथ दूसरी शादी करना चाहते हो? तुम खुद ही सोचो, वो क्या कहेंगी? एक बीवी की मौजूदगी में, ठीक है। अब मुझे फहमी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। चाय बनाऊं आपके लिए? As you like. मेरा पर्चा क्यों नहीं काटते? क्यों नहीं काटते मेरा पर्चा? लिखो, लिखो कि मेरे शान को तुमने कत्ल किया, तुमने। देखो, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि थाने ना आया करो, ना आया करो थाने। क्यों ना आया करूं थाने? क्यों ना आया करूं? जब तक मेरे बेटे के कातलों को तुम नहीं पकड़ोगे, मैं रोज थाने आऊंगी, हर रोज थाने आऊंगी। मुझे पता है कि तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ोगे। मैं पिछले 25 साल से तुम्हें जानती हूँ। उनको भी ये पता है, उन्हें पता है कि तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ोगे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, मेरे शान को तुमने कत्ल किया है। लिखो मेरा पर्चा। हाँ। लिखो मेरा पर्चा। अच्छा, लिखते हैं, अभी लिखते हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, कातलों का सुराग अभी तक नहीं मिला? मैं किसी हद तक कामयाब हो गया हूँ। ये वारदात दादू ने की है। उसने चालाकी ये की है कि अस्पताल में एक एंट्री डाल दी है झूठी कि वो उस रात वहां मौजूद था, लेकिन मैं पता कर लूंगा। तो आप क्या चाहते हैं, मैं यहीं आपका इंतजार करूं? मेरा ख्याल ये है कि आप अपने उस गवाह को साथ लेकर यहाँ आ जाए। आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अपनी गवाही के लिए कागजी सबूत बनाना लोगों के लिए बड़ा आसान है, लेकिन मैं उसकी तह तक पहुंच जाऊंगा, फिक्र न करें। नहीं सरदार साहब, नहीं। आप इस इलाके के बड़े हैं। आपने 20 मियाँ बीवी के झगड़े निपटाए हैं। आप अगर चाहें तो जहाज़ेब फहमी को तलाक देने का फैसला वापस ले सकता है। क्या चाहती हैं आप? मैं उसके सामने जाकर अपना दामन फैलाऊं? नहीं सरदार साहब, ये आपकी बेटी की खुशियों का सवाल है। खुशियां? मैडम, खुशियां सिर्फ वो शख्स दे सकता है जो किसी से मोहब्बत करता हो, लेकिन मैं जानता हूं कि जहाज़ेब को कभी भी फहमी से मोहब्बत नहीं थी। फहमी उसके लिए सिर्फ इस वजह से अहम थी कि वो मेरी कमजोरी है। मेरे दिल का वो रास्ता जहां से गुजरकर वो मेरी जायदाद, मेरे असर रसूख, मेरी हर मिल्कियत में शिरकत कर सकता था। आप फहमी को समझाएं मैडम, उसे कुछ नहीं दे सकता। मैं फहमी को समझाऊंगी। मैं जानती हूँ वो मान जाएगी, वो आपसे शदीद मोहब्बत करती है, लेकिन इस तरह वो आप दोनों के दरमियान बढ़ जाएगी। उसकी जहनी हालत ऐसी नहीं कि वो बोझ सहार सके। तो फिर मैं क्या करूं, और क्या करूं मैं उसके लिए? लोग तो अपनी औलाद की खुशियां खरीदने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। तो मैंने क्या बचा के रखा है? क्या बचा के रखा है मैंने तो उसके सुख की खातिर अपनी उम्र भर का हासिल दांव पर लगा दिया था। अपनी उम्र भर की साख, अपने इलाके के लोगों में अपना नाम, वो चमक जो कभी इस नाम के सुनते ही उनकी आंखों में जाग उठा करती थी, बुझ गई है। क्या बचा के रखा है मैंने?
ये जमीन, ये मकान, ये मिट्टी, ये रोड़े। प्लीज मैडम, आप मुझसे ये सब कुछ ले लीजिए ये सब कुछ, और इसके बदले मुझे मेरी बेटी की खुशियां खरीद कर ला दीजिए। मुझे एक कोशिश कर लेने दीजिए। जाजिब, मैं ये फूल लाई हूँ, हम दोनों की पसंद के है ना, कहाँ लगाऊं? फहमी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ? मुझे यहीं तो आना चाहिए था। देखो, तुम्हारे यहाँ आने से सरदार साहब तुमसे नाराज हो सकते हैं। जाजिब, ये अपने बाबा की मर्जी से यहाँ आई है। अच्छा, इसका मतलब है सरदार साहब के दिमाग ठिकाने आ गए। क्या वो भूल गए कि उन्होंने मुझे किस तरह से घर से निकाला था? गुस्से में तो इंसान बहुत कुछ कह देता है, लेकिन देखो उन्होंने ये अपनी मिल्कियत के तमाम कागजात तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। जाजिब, फहमी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। इसकी खातिर सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें और फहमी को इकट्ठा रहना चाहिए। देखिए, अगर सरदार साहब मेरे साथ किसी सौदाबाजी के चक्कर में हैं, तो प्लीज उनको बता दीजिए कि मुझे उनके अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। मैंने उससे भी बड़ा सौदा कर लिया है। हाँ, अलबत्ता कभी मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी कि उनकी वजह से शोभरा होटल में मुझे थोड़ी सी शराकत मिल जाए, लेकिन अब तो कुछ दिनों बाद ये सारा होटल ही मेरा होने वाला है। प्लीज आप जाइए और इन्हें भी साथ ले जाएं। देखिए मैंने फिर से छतरी ले ली है। आप मुझे मना नहीं करेंगे छतरी से? प्लीज आप इन्हें साथ ले जाएं। फहमी आओ। जाजिब, प्लीज आप घर आ जाइए ना, मेरे कमरे में फिर से घुटन हो गई है। जाजिब, मुझे नींद नहीं आती। जाजिब, आप घर आ जाइए ना प्लीज। दादू, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? साहब जी, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी मुश्किलात से यहां पर पहुंचा हूं। इंस्पेक्टर रजब ने तमाम थानों के सिपाही मेरे पीछे लगा रखे हैं साहब। आप ऐसा करें साहब जी कि मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं कुछ अर्से के लिए यहां से गायब हो जाऊं। यार दादू, एक तो मैं हैरान हूं कि तुमने सोचे समझे बगैर इतना बड़ा काम कर कैसे दिया। सोच लिया था साहब जी मैंने, लेकिन साहब अगर बदला लेना हो ना, ज्यादा सोचा नहीं करते साहब। अच्छा, फिर भुगतो। यार तुम्हें मेरी हालत का अच्छी तरह से इल्म है। कुछ दिन तुम और रुक जाते तो मैं तुम्हारे सामने पैसों की दीवार खड़ी कर देता। मैं आने वाले दिनों की बात नहीं कर रहा हूं साहब जी, मैं आपसे अपना पिछला हिसाब चुकाना है। आपके पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है साहब। फिर आप सरदार अमीर खान वाले खजाने की चाबी को लात क्यों मार रहे हैं? ये खजाने को लात मारने की बात नहीं है दादू। फिर देखो, जांजेब किसी ऐसे काम में हाथ नहीं डालता जिसके बारे में उसने आखिर तक ना सोचा हो, जिसके बारे में उसे ये इल्म ना हो कि कौन सा तार हिलाने से कहां हरकत होगी। अब क्या होगा फिर? देखो,
इस वक्त फहमी से ज्यादा जरूरी सेठ आबिद का मसला है। वैसे पहलवान, तुम्हारे हाथ का दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। हाँ, अब एक सूरत हो सकती है कि उसकी बेटी पर मेरे प्यार का दबाव भी कुछ बढ़ जाए, फिर बात बन जाएगी। बात तो समझ के करते हैं साहब, एक तीर से दो शिकार। ये लो। अरे अब गिरने ना लग जाओ। वैसे भी आजकल हवा की वजह से तुम्हारी डोरी भी कुछ ज्यादा ही तन गई है पहलवान। डोरी तो तननी चाहिए ना साहब जी, बसंत जो है। आपको मालूम होना चाहिए साहब जी, जान सबको अजीज होती है। साहब ठीक कह रहे हैं जी। उस दिन जो कुछ मैंने लिखवाया था ना जी, वो जाजेब साहब के कहने पे लिखवाया था। मैंने अपनी अखियां के नाल तक कुछ दिखया है नहीं ना जी। मुझे तो ये भी है याद नहीं भाई वो उधर आए किस वक्त थे। मैं यवलियां ना मार, कैसे हो सकता ये? मुझे उस रात की एक एक बात याद है। बोल। हाँ तुसा दसो जी। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन आपका बेटा गायब हुआ है तो उस दिन आपने मेरे पीछे रावलपिंडी तक गार्ड भिजवाई थी। मुझे ये बताएं कि उस दिन आपके दिमाग में क्या बात थी? तौकीर साहब, उस दिन मेरे ज़हन पर जुनून सवार था कि जिस शख्स ने मेरे बेटे को कत्ल किया है मैं उसका भी मुका दूं। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। तो यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखें ना, जिस दिन का मोहब्बत खान जिक्र कर रहा है, हो सकता है कि उस दिन आपकी जहनी कैफियत कुछ ऐसी हो। क्या बात? इसका मतलब है उसे बचकर नहीं निकलना चाहिए। निगरानी करो, चलो। इसकी बात मुझे सच्ची लगती है। जहां ज़ेब और दादू का ताल्लुक अब भी है। देखा बेटा, फिर तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने कहा था घर से बाहर ना निकलो। मौसम फिर शदीद हो गया, फिर बिस्तर की पट्टी से लगने का इरादा है। नहीं बाबा, दरअसल मुझे आज अपने लिए कुछ किताबें लेनी है। तो चलो बुक शॉप चलते हैं। हेलो मिसेस जहाजेब। जब तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं मिसेस जहाजेब हूँ तो मुझसे मेरा ये हक क्यों छीनना चाहती हो? हाँ, तुम क्यों छीनना चाहती हो जहाजेब को मुझसे? बोलो, बोलो ना, जवाब दो। क्यों? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बाबा, ये जहाजेब को मुझसे छीनना चाहती है। इसे पूछे ये ऐसा क्यों कर रही है बाबा? अच्छा नहीं कर रही हो तुम। आओ बेटा चलो, आओ आओ, शाबाश, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सरदार साहब। मैं मिसेस जहाजेब की मुजरिम हूँ। मैं वाकई उनकी मुजरिम हूँ।
मुझे आज पहली दफा एहसास हुआ है कि मैंने उन्हें अनजाने में कितना दुख दिया है। रेशम जरा देखो तो, बीबी जाग रही हैं सो गई हैं? डॉक्टर ने नींद की गोलियां दे गया था। कह रहा था कि बीबी जी ऐसी गहरी नींद सोएंगी कि फिर देर से उठेंगी। अगर ट्रंकुलाइजर दे दिया है तो अच्छा किया है, फिर भी एक नज़र देख लो तो अच्छा है। जी अच्छा। सरदार साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं बगैर सोचे समझे एक मासूम इंसान पर क्या जुल्म ढा रही हूँ। मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ एक खेल खेल रही थी, महज जहाज़ेब को अकेला करने के लिए, उसे आपसे दूर करने के लिए, क्योंकि आप उसकी ताकत थे और मैं उसे कमज़ोर करना चाहती थी, ताकि उसके जुर्म का मुहासबा करते हुए इंस्पेक्टर से कोई चालाकी ना कर सके। आप उसकी ताकत है और आपकी बेटी उसके मजबूत हिसार का एक कमज़ोर तरीन हिस्सा। क्या हुआ या अल्लाह खैर? क्या हुआ भाई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? सांप, बीबी के कमरे में सांप। सांप? सांप सांप या अल्लाह, अरे भाई, इससे डर गई हो? कमाल है, ये तो रबर का सांप है, खिलौना है, देखो इसे। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ जी। क्या हुआ? खैरियत तो है? फहमी जाग तो नहीं गई? इसने तो कसर नहीं छोड़ी थी, खिलौने से डर गई है। मेरा ख्याल है ज़ैनब का बेटा इसे छोड़ गया खेलते हुए यहाँ पे। लेकिन ये तो रबर का सांप है। दहशत का ताल्लुक सांप के होने या ना होने से नहीं होता। बाज़ औक़ात डरने वाला महज एक रस्सी ही को संगचूर समझकर उससे दहशत ज़्यादा हो जाता है। सरदार साहब, मैं फहमी से कब मिल सकूंगी? बेटा, मैंने तुम्हारी बात समझ ली है, तुम फिर किसी वक्त आ जाना। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, गोया ये दिन भी आना था कि आपके होते हुए मुझे थाने तफ्तीश के लिए बुला लिया जाए। छोड़ें जी, आखिर आप क्यों अपनी सर्विस के पीछे पड़ गए हैं? जहांजेब साहब, आप अपनी हद में रहकर बात करें। नौकरी की क्या धमकी दे रहे हैं मुझे? देखें इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा था कि ये बात सुनकर आपके अफसर लोग और वो अदालत जिसमें ये मुकदमा चल रहा है आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या पूछेंगे कि आप किस शख्स के बयान पर यह तफ्तीश दोबारा शुरू करना चाहते हैं? मुझे अपना काम आता है, मुझे अपना काम करने दें और आप अपना करें। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, तफ्तीश होगी और जरूर होगी, और मोहब्बत खान के बयान पर होगी। और अगर तुम चाहते हो तो मोहब्बत खान अभी आकर सब कुछ कहने के लिए तैयार है। होगा, बिल्कुल तैयार होगा। आखिर मैंने ही उसे घर से निकाला था। वैसे इंस्पेक्टर साहब, एक ऐसे शख्स के बयान की क्या अहमियत होगी जो यह खुद कह रहा है कि उसका पहला बयान झूठा था, जबकि उस पर कोई जबर भी नहीं था? जबर की बात नहीं है, मेरा ख्याल है उसके लिए यही काफी है कि तुम सरदार अमीर खान के दामाद थे। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, खूब याद दिलाया। सरदार अमीर खान के दामाद। देखें, अगर यह मौसूफ वो रिपोर्ट गलत साबित करना चाहते हैं तो इससे मेरा क्या ताल्लुक? वो रिपोर्ट सरदार अमीर खान ने लिखवाई थी और आपने लिखी थी। अगर इसमें कोई गलत बयानी हुई है तो जनाब यह आप दोनों की गलती है। वैसे यह तो बताएं, इस बयान से यह कैसे साबित हो सकता है कि मेरा सेठ आबिद के कत्ल से कोई ताल्लुक है? यह हमारा काम है, तुम अपनी बात जारी रखो। इसे पढ़े इंस्पेक्टर साहब, यह वो जाली शराकतनामा है जिस पे खालू ने उस दिन दस्तखत किए थे जिससे ठीक 1 दिन पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम लिखवा दी थी। जनाब, इससे कुछ भी साबित नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता यह हो सकता है कि इस शराकतनामे की कोई कानूनी हैसियत ना हो, लेकिन तौकीर साहब, आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते ना कि इस पर जो दस्तखत हुए हैं वो असली हैं, आपके अपने खालू के। जालसाजी तो है ना? देखें, अगर ये जालसाजी है
तो ये जालसाजी आपके खालू ने खुद की है। इस पर तो उन्होंने दस्तखत करके मुझे भी धोखा दिया है, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई इख्तियार भी नहीं था। वैसे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे खिलाफ कोई जुर्म साबित कर सके या नहीं, लेकिन आप मेरी तरफ से इनके खिलाफ अभी और इसी वक्त एक FIR काट दें। क्या? मेरे खिलाफ FIR? जी हाँ, और इसका सबूत भी आपने खुद ही दिया है। आइए मैं साहब। अरे अच्छा हुआ कि आप भी आ गए। चले, ये FIR हम दोनों की तरफ से ही हो जाए। वैसे इंस्पेक्टर साहब, इनसे ये तो पूछे कि इन्होंने शोभरा होटल के फाइलों से ये कागजात चोरी कैसे किए? ये कागज? हमारा मैनेजर गलत कह रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये कागज मैंने खुद तौकीर को दिए थे। तौकीर, तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शुक्रिया। वैसे आपकी इत्तला के लिए मुझे आपकी हिफाजत की जरूरत नहीं है। खूब, बहुत खूब। गोया आप ये भी कर सकती हैं। मैं ये भी कर सकती हूँ। देखें, अगर आधे घंटे में कोई बस जा रही हो तो एक टिकट दे दीजिएगा रावलपिंडी का। एक नहीं, 2 टिकट रावलपिंडी। तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। ये भी भूल गए कि मैं तुम्हें यहाँ से पहले भी एक बार घर वापस लेके जा चुकी हूँ। वो मेरी हमाकत थी, अब मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर इस दफा मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। मैं तो खुद तुमसे हारना चाहती हूँ। यहाँ रहकर दूसरों के खिलाफ अकेले लड़ते लड़ते तुमसे जो हार जाऊंगी, तो इससे क्या बेहतर नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊं? तुम भी बड़ी अजीब लड़की हो आरफा। तुम्हारे बगैर मैं वाकई अपने आप को बड़ी अजीब लगती हूँ, अजीब और कमजोर। एक कमजोर लड़की को अकेला छोड़ के मत जाओ तौकीर। देखो, लोगों के सामने तमाशा बनने से बेहतर है कि तुम चुप करके घर चली जाओ। अगर ये बात है तो सुनो, कुछ रोज पहले इंस्पेक्टर अजहर तुम्हें इसलिए वापस लाया था कि उसका बेटा गायब हो गया था, और अब तुम इसलिए वापस आओगे कि मैं किसी खड्ड में छलांग लगाकर हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। सॉरी तौकीर, तुम्हें मेरी वजह से बहुत दुख हुआ है, बेचारी फहमी की तरह। मुझे आज ये एहसास हुआ है कि मैं और जहांज़ेब तो महज अपनी जाती कामयाबी के लिए तुम दोनों के साथ कितनी ज्यादती कर रहे थे। मैं जहांज़ेब से खौफज़दा थी, इसलिए उस पर सामने वार करने से पहले उसे कमजोर करना चाहती थी। लेकिन कल जब मैं सरदार साहब के घर गई तो वहां मैंने रेशम को एक रबर के सांप से दहशतज़दा होते देखा। तो मुझे ये ख्याल आया कि जहांज़ेब की सारी ताकत तो सिर्फ और सिर्फ वो खौफ है जो मेरे दिल में है। मुझे माफ कर देना तौकीर, प्लीज। माफ? ठीक है, माफ भी कर देंगे। 770 नहीं,
70, 7। ये क्या गिनती शुरू कर दी तुमने? बे देखो ना, अब जबकि तुम्हें माफ मैंने करना ही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें माफ करने से पहले तुम्हारी नाक की लकीरें निकलवानी पड़ेंगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 70 दफा तुम्हारे नाक की लकीरें निकलवाऊं तो ये जो तुम्हारा नाक है ये तो गायब हो जाएगा, और अगर सिर्फ 7 दफा तुम्हारे नाक की लकीरें निकलवाऊं तो ये जो मेरा दिल है ना, ये बहुत बड़ा है, इसकी तसल्ली नहीं होगी। तसल्ली? हाँ। अच्छा तो तसल्ली। हाँ तो और क्या? हाँ हाँ तो मैं आपकी तसल्ली करवा दूं। ये क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ नहीं। ओहो प्लीज आरफा, अच्छा आई एम सॉरी, अब नहीं करता। ओहो मेरा स्वेटर फट जाएगा, क्या कर रही है? रुको, इसका फैसला मैं करती हूँ। वो कैसे? इधर आओ। ओहो इधर रुको। एक, आरफा प्लीज। 2, ओहो 3। अच्छा बाबा, टेलीफोन बज रहा है, मुझे फोन तो सुनने दो, सारे मेरे बाल खराब कर। सुनो ना, यू आर मैन ऑफ द हाउस। हेलो, देखिए भाई साहब, आप जो कोई भी हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपका बड़ा तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने इतने अच्छे वक्त पे फोन करके मेरी जान बचा ली। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। शायद तुम जानजेब को अभी तक नहीं जानते। देखो, ये मत भूलना कि अदालत में सेठ आबिद के कत्ल के वाहिद मुलजिम अभी तक तुम हो।